Hello everyone, welcome to Commerce Stockies Network. So guys, this is our video number 28 and in this video we will discuss this particular question. So this is the full length question which was asked in the CBSE previous year. Let's see क्वेश्चन हमारा क्या है और स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे सॉल्व करना है। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। अगर आपको टॉपिक क्लियर नहीं है ओवर सब्सक्रिप्शन का फोर फीचर का, सो प्रीवियस वीडियोस में मैंने सारे टॉपिक को वन बाय वन करके गो थ्रू किया है। डिटेल में हमने क्वेश्चंस भी कुछ समझाए हैं, तो आप वो वाली वीडियो भी चेक कर सकते हो। इन क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन रीड करके कुछ शॉर्ट पॉइंट्स हम नोट डाउन कर लेते हैं एंड देन फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो डायमंड लिमिटेड ने शेयर्स इशू करने के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए एंड कंपनी wants to issue 20,000 shares, बट कंपनी के पास में एप्लीकेशंस रिसीव हुई है 45 की। तो अब देखो कि कंपनी के पास शेयर्स हैं 20 बट लोगों ने अप्लाई किया 45। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है। सो जब भी हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होगा तो आपको क्या करना है कि अप्लाइड एंड अलॉटेड एक छोटी सी टेबल आपको प्रिपेयर करनी है कि कंपनी के पास 45,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस रिसीव हुई बट कंपनी अलॉट करेगी 20। तो अब देखते हैं कि शेयर्स कैसे कंपनी ने शेयर होल्डर को कैसे प्रोवाइड किए। जिन लोगों ने 35,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने उनको 15,000 शेयर्स दिए एंड जिन लोगों ने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने उनको 5,000 शेयर्स प्रोवाइड किए। इट मींस दिस टोटल इज 45, दिस टोटल इज 20। ये टेबल हमारी जस्ट कंप्लीट। सो दिस इज कैटेगरी नंबर 1 एंड दिस इज कैटेगरी नंबर 2। अब हम देखते हैं कि 10 रुपीज का हमारा शेयर है, एप्लीकेशन 4 रुपीज की, अलॉटमेंट 4 रुपीज की एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस इज 10। बैलेंस इज रिमेनिंग बैलेंस इज 2। हाउ? बिकॉज टोटल आपका 10 रुपीज का शेयर है, अगर ये दो इंस्टॉलमेंट पे 8 रुपीज हो गया तो 10 माइनस दिस 8 रुपी एंड द रिमेनिंग विल बी 2 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आगे देखते हैं। एक्सेस मनी को एडजस्ट हमें करना है अलॉटमेंट पे और कॉल्स पे, तो ये हमें पता होना चाहिए कि एक्सेस मनी शुड बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एज वेल एज ऑन कॉल्स। नाउ अमर एक पर्सन है एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज 500 शेयर्स और वो सेकंड कैटेगरी में है। तो वो सेकंड कैटेगरी में हम लिख लेते हैं कि 500 अलॉटेड है। आपको ये ना अलॉटेड वर्ड पे फोकस करना होगा बिकॉज हमें पता होना चाहिए। फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पेमेंट नहीं की, तो हम यहाँ पे भी ये भी लिख लेते हैं कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं की, कंपनी ने वो सारे शेयर्स उनके फोरफिट किए एंड 2 पर शेयर कंपनी ने फुली पेड अप री इशू कर दिए। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एंड नेक्स्ट स्लाइड से सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डन। अब देखो, सबसे फर्स्ट है कि आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको एक टेबल प्रिपेयर करनी है। उस टेबल का बेनिफिट ये है कि उसके बेस पे आपकी सारी जर्नल एंट्रीज इजीली कंप्लीट हो जाएंगी। वो टेबल क्या है? सीरियल नंबर, शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, excess shares, excess money, actual application money, adjustment, calls and ban। अभी हम लिख लेते हैं। सीरियल नंबर, दैट इज नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स, यहाँ पे हमें मेंशन करना है अलॉटेड शेयर्स, यहाँ पे हमारा एक्सेस शेयर्स, एक्सेस मनी, देन एक्चुअल एप्लीकेशन मनी एंड देन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, मनी एडजस्टेड ऑन कॉल्स एंड मनी विच इज रिफंडेड बाय द बैंक। तो देखो, मे बी पॉसिबल कि आपकी टेक्स्ट बुक में टेबल का फॉर्मेट कुछ डिफरेंट हो सकता है, बट मैं हमेशा इस फॉर्मेट से स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करवाती हूँ, तो बहुत ही जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे और प्लस कोई एरर नहीं होगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सॉल्व करते हो तब। तब देखते हैं फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी इज दिस कि 35,000 शेयर्स अप्लाई किए लोगों ने बट उनको 15,000 शेयर्स मिले। व्हाट डज दैट मीन? एक्सेस शेयर्स कैसे आएगा? 35 माइनस 15, 20,000 एक्सेस शेयर्स हैं। एक्सेस मनी कैसे आएगी? एक्सेस शेयर्स इनटू एप्लीकेशन, उन लोगों ने 80,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रखे हैं। नाउ एक्चुअल एप्लीकेशन मनी उनके पास कैसे कैलकुलेट होता है? ये हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स इनटू application money. So application money is 4
एंड नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स हमारे पास है 15. सो 15,000 इंटू 4, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी इज 60. मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट हम कैसे निकालेंगे? पहले आप देखो मनी ड्यू कितना होगा. मनी ड्यू मीन्स कि कंपनी अलॉटमेंट पर कितने मनी की डिमांड करेगी. तो इट मीन्स जितने कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए हैं इस कैटेगरी में, 15,000 शेयर्स अलॉट किए कंपनी ने, तो ये भी कैसे आएगा? अलॉटमेंट, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स इनटू अलॉटमेंट मनी. तो कंपनी 60,000 रुपीज की डिमांड करेगी अलॉटमेंट पे, बट देखो कंपनी को ऑलरेडी 80,000 मिले हुए हैं. तो क्या हम पूरा का पूरा 80 एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं. हम इस इंस्टॉलमेंट पे सिर्फ 60,000 का मनी एडजस्ट कर सकते हैं. और यहाँ पे हम छोटा सा लिख लेंगे एडीजे. इट मीन्स मनी विच इज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट. कॉल्स की बात करें तो कॉल्स पे कैसे हम निकालेंगे? पहले आप सेम प्रोसेस लिखो, मनी ड्यू. तो मनी ड्यू कैसे आएगा? कि इन्होंने लाइक 15,000 शेयर्स हैं एंड 2 रुपी की फर्स्ट कॉल, इट मीन्स 30,000 रुपीज मनी ड्यू है. अब आप देखो कि 80 एक्सेस मनी में से 60 आप ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हो, सो 20,000 कंपनी के पास में अभी भी एक्सेस मनी है विच वी कैन एडजस्ट ऑन फर्स्ट कॉल. तो यहाँ पे हम लिख देंगे एडजस्ट एंड 10,000 रिमेनिंग कंपनी को रिसीव करना है फर्स्ट कॉल पर इस कैटेगरी के लोगों से, एंड बैंक में हमने कुछ भी रिफंड नहीं किया. तो ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप, अगर क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन होती है कि आपको एक्सेस मनी का क्या करना है, नॉर्मली अगर कुछ भी नहीं बोला होता है क्वेश्चन में तो हम बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे एंड रिमेनिंग हम बैंक से रिफंड कर देंगे. बट यहाँ पे क्वेश्चन में अगर कहा है स्पेसिफिकली कि आपको पहले अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है एंड देन कॉल्स पे एडजस्ट करना है, तो आप वही स्टेप्स यूटिलाइज करोगे. नाउ सेकंड कैटेगरी के लोगों ने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 5,000 शेयर्स मिले, उनके एक्सेस शेयर्स 5,000, एक्सेस मनी विच इज एक्सेस शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी 20,000, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी शेयर्स अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी. अलॉटमेंट पे ड्यू कितना होगा? 5,000 इंटू 4, बिकॉज 4 रुपीज की हमारी अलॉटमेंट है. तो देखो क्या हम ये पूरा का पूरा एक्सेस मनी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे? यस वी कैन एडजस्ट. इस कैटेगरी के शेयर होल्डर्स का जो भी एक्सेस मनी था वो हमने डायरेक्टली अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया है. हमें ना ही कॉल्स पे कुछ एडजस्ट करना पड़ा और ना ही हमें बैंक से कुछ भी रिफंड करना पड़ा. ठीक है. अब ये वाला पॉइंट समझना है. यहाँ पे लिखा 500 शेयर्स अलॉटेड है इस पर्सन को और उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी. तो देखो कि क्या हमने अलॉटमेंट पे क्या हमने कॉल्स पे कुछ मनी एडजस्ट की है? नहीं. सो व्हाट डज दैट मीन कि अगर हमें इस कैटेगरी के लोगों का कॉल्स इन अरियर कैलकुलेट करना है तो वो हम डायरेक्ट कर लेंगे. 500 शेयर्स अलॉटेड है एंड 2 रुपीज की हमारी फर्स्ट कॉल है. इट मीन शेयर होल्डर ने 1,000 रुपीज की पेमेंट नहीं की है एंड ये होगा हमारा कॉल्स इन अरियर विल बी ऑन second call, first and final call it means. क्लियर? आपको ये टेबल समझ में आई? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पूरी स्लाइड का एंड देन फिर हम आगे स्टेप बाय स्टेप जर्नल एंट्रीज को बनाना समझते हैं कि हाउ डू वी प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल. तो हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है एंड देन अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी? हमारी फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. तो देखो ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में हमेशा नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी हम ये वैल्यू फिल करते हैं. ठीक है. सो 1,80,000 कंपनी को मनी रिसीव हुई है ऑन एप्लीकेशन. नाउ व्हाट विल बी द सेकंड जर्नल एंट्री? सेकंड जर्नल एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल to share allotment because we have adjusted excess money on allotment and to calls in advance because हमने कुछ calls पे भी money adjust की है. तो यहाँ पे 180 है, यहाँ पे डेबिट में 180 ही आएगा. अब शेयर कैपिटल में क्या डेटा आएगा? देखो जो आपकी एक्चुअल एप्लीकेशन मनी है इन दोनों का टोटल विल बी इन शेयर कैपिटल. अदरवाइज दूसरा तरीका क्या समझने का कि कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट किए. कंपनी ने हमारे पास 20,000 शेयर्स थे अलॉट करने के लिए. सो 20,000 इंटू एप्लीकेशन मनी आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो. चार अलॉटमेंट पे क्या वैल्यू आएगी जो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया? लेट्स से कितना, 60,000 यहाँ पे एडजस्ट किया एंड 20,000 हमने यहाँ पे एडजस्ट किया. इट मीन्स वी हैव एडजस्टेड टोटल 80,000 ऑन शेयर अलॉटमेंट.
देन आपने कॉल्स पे कितना एडजस्ट किया है, कॉल्स पे हमने ये वाला ओनली 20,000 एडजस्ट किया है, तो हमने यहाँ पे लिखा दिस। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट एंट्री, द सेकेंड वन, तो आपको ये केयरफुली समझ में आनी चाहिए। आगे बात करता है, आप शेयर अलॉटमेंट ड्यू करोगे। जर्नल एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल एंड वैल्यू 20,000 शेयर्स कंपनी अलॉट कर रही है इनटू अलॉटमेंट मनी, सो 20 इंटू 4 विल बी 80,000। नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखो, हम नॉर्मली क्या बनाता है, हम बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट, बट द पॉइंट इज कि कंपनी ने 80,000 यहाँ पे अलॉटमेंट पे ड्यू किया है एंड कंपनी हैज ऑलरेडी कलेक्टेड 80,000 मनी ऑन अलॉटमेंट। व्हाट डज दैट मीन कि हम एक्सेस मनी को एडजस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी अलॉटमेंट पे। जैसे कि इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। लेट्स से ये एक पर्सन है राम, और राम की ट्यूशन फी हम कहें कि 5,000 पर मंथ है, ठीक है। तो राम ने क्या किया कि फर्स्ट जुलाई को 12,000 रुपीज पे कर दिया, दैट इज 12,000 रुपीज अपने टीचर को पे कर दिया, और कहा राम ने कि मैम एक्सेस मनी आप मुझे रिफंड मत करना, आप अपकमिंग मंथ्स में उसको एडजस्ट कर लेना। सो व्हाट डज दैट मीन कि राम ने जुलाई के 5,000 रुपीज पे कर दिए, राम ने जुलाई के बाद अगस्त आया उसके 5,000 पे कर दिए, एंड सितंबर मंथ के 2,000 रुपीज ऑलरेडी ही हैज पेड। सो सितंबर मंथ में रिमेनिंग 3,000 राम पे करेगा। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर पर्सन ने एक्स्ट्रा मनी पे कर दी, तो हमने पहले क्या किया कि उसको देखा कि उसकी एप्लीकेशन कितनी बनती है, वहां पे एडजस्ट करा, अलॉटमेंट कितनी बनती है वहां पे एडजस्ट करा, एंड देन कॉल्स का कितना बनता है वहां पे हम कुछ अमाउंट एडजस्ट कर रहे हैं। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। तो व्हाट डज दैट मीन कि कंपनी को ऑलरेडी अलॉटमेंट का मनी पूरा रिसीव हो चुका है, तो कंपनी यहाँ पे अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री पास नहीं करेगी, सीधा हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। सो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंड द वैल्यू 20,000 शेयर्स कंपनी के हैं एंड 2,000 रुपीज की हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। 40,000 का अमाउंट हम ड्यू प्रॉपर करेंगे। अब यहाँ पे रिसीव की एंट्री हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट to share first and final call. Why calls in arrear? Because one person was not able to pay the money which was due on first and final call. और हमने वो कैसे कैलकुलेट किया था कि 1,000 रुपीज शेयर होल्डर ने पे नहीं किए। यहाँ पे समझना क्या है, कंपनी ने ड्यू कितना किया, 40,000 अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, बट कंपनी ऑलरेडी कितना रिसीव कर चुकी है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, विच इज 20,000। तो कंपनी को रिमेनिंग 20 रिसीव करना था, उसमें से 1,000 का अरियर, सो रिमेनिंग 19,000 कंपनी को रिसीव होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाली वैल्यू पे। क्लियर। नेक्स्ट हम एंट्री पास करेंगे शेयर फोर फीचर की। तो हाउ वी विल पास द जर्नल एंट्री रिलेटेड टू द शेयर फोर फीचर, लेट्स अंडरस्टैंड। तो आप एंट्री बनाओगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर, जो उसने अमाउंट नहीं पे किया, टू शेयर फोर फीचर। अब देखो 500 शेयर्स कैंसिल किए हैं, 10 रुपीज कॉल्ड अप वैल्यू है, तो कॉल्ड अप वैल्यू में पूरा फुल अमाउंट 1,000 रुपीज उसने पे नहीं किया एंड 4,000 ही हैज ऑलरेडी पेड। नेक्स्ट जर्नल एंट्री, हमने शेयर्स री इशू किए हैं, तो हमने शेयर री इशू किए हैं एज 2 रुपीज फुली पेड अप। तो देखो 2 रुपीज फुली पेड अप में अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं, 500 शेयर्स हैं, 10 रुपीज का शेयर, एंड 500 पे आप 2 रुपीज कलेक्टिंग ओनली, तो आपने 1,000 रुपीज यहाँ पे कलेक्ट किए, सो रिमेनिंग 500 इंटू 8 आपका हो जाएगा यहाँ पे डिस्काउंट, और कंपनी ने इतना डिस्काउंट दिया है। देखो कंपनी हैज ऑलरेडी कलेक्टेड 4,000 रुपीज, तो वो मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकती है, कंपनी इससे ज्यादा डिस्काउंट कभी भी नहीं देगी, ठीक है। अब देखो जैसे कि मान लो एक शेयर 10 रुपीज का है, कंपनी ने 3 रुपीज उस पे कलेक्ट किए ऑलरेडी एंड 7 रुपीज वॉज नॉट पेड अप, तो कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट 3 रुपीज देगी एंड मिनिमम री इशू प्राइस 7 रुपी होगा। सेम इस तरीके से इस क्वेश्चन में 10 रुपीज पे कंपनी हैज ऑलरेडी कलेक्टेड 8 रुपीज,
and 2 rupees was not paid by the shareholder. So company can give discount maximum to 8 rupees and company को वो minimum to minimum reissue करना पड़ेगा 2 rupees में. तो जितना कंपनी ने कलेक्ट किया था उतने कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया. व्हाट डज दैट मीन कि इस केस में कंपनी के पास कुछ भी रिजर्व बाकी नहीं है, कुछ भी प्रॉफिट नहीं बचा है शेयर फोर फीचर में ट्रांसफर करने के लिए, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए. तो कंपनी के केस, क्वेश्चन के केस में कंपनी कैपिटल रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफर नहीं करेगी. ठीक है. सो इस तरीके से हमें ये टेबल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, मैंने कहाँ से पिक किया वो भी मैं आपको बता देती हूँ. इन केस इफ यू वांट टू प्रैक्टिस सम ऑथेंटिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो मैंने सीबीएसई की वेबसाइट से प्रीवियस ईयर वाले लिंक पे क्लिक किया, तो वहां पे कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स का पेपर था, वहां से मैंने ये क्वेश्चन को उठाया है. आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया है. किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, whether that particular question is related to your first volume or the second volume, whether you are in class 11th or in class 12th, or you are doing B or BCom or BBA, आप मुझे शेयर कर सकते हो अपना क्वेश्चन. डेफिनेटली कमिंग वीडियोस में हम वो आपका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आप हमें कमेंट करके बताइए जो भी आपका डाउट है. इस क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज आप वो भी हमें बता सकते हैं. आपकी फीडबैक, definitely I'll take your feedback in a positive manner and I will create my videos accordingly. Thank you so much for watching this video and subscribe to our channel